साथियों, नमस्कार। ज़िंदगी के सफ़र में हम कहाँ से कहाँ आ जाते हैं और वो सब कुछ भी कर जाते हैं जो हमें चाहने पर भी नहीं प्राप्त होता। तो हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि हम जीवन से लगातार जुड़कर चले। सांसें तो रोज़ आती है, रोज़ जाती है, हर पल आती है, हर पल जाती है। आज लोग अपने शरीर से कितने अशक्त हो जाते हैं, निशक्त हो जाते हैं और उसके लिए तरह तरह के उपक्रम करते रहते हैं, जबकि शरीर उनका अपना है। यह जल जिस प्रकार एक लयता से चलायमान हो रहा है, इसी प्रकार निरंतर हर पल हमारी सांसें चलते रहती है। सांस प्रश्वास का क्रम है जो निरंतर चलता रहता है, जैसे नदी में गतिशील है और इसमें लयता है। और यह एक चिड़िया जो बैठी है, देखिए कितने आनंद के साथ किनारे पर बैठकर वो अपने वजूद का इजहार कर रही है। उसे दुनिया की चिंता नहीं है। इसी प्रकार हमारी अपनी भी सांसें जो है वो निरंतर चलते रहती है और हम एक क्रम में आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में। चाहे हम पढ़े लिखे हो अन्यथा ना हो, मगर प्रकृति से या जन्म से ही हमें क्या समस्त जीवों को यह प्राप्त है कि हर एक जीव जीने के लिए सांस प्रश्वास चलता है। यदि हम एक कोशीय जीवों को छोड़ दें और जिनमें भी श्वसन प्रणाली हो, चाहे वो चिड़िया हो, मछली हो, मेंढक हो, सांप हो, बिच्छू हो, इस पृथ्वी पर रेंगने वाले, उड़ने वाले और पृथ्वी के अंदर भी रहने वाले जिनमें भी जीव है, जितने भी है, उन सभी में सांस प्रश्वास की क्रिया होती है। किसी में तेज होती है, किसी में कम होती है, मगर होती है। वहीं ले लें तो जब सांस प्रश्वास आती जाती है तो वैसे ही क्रम, जिस प्रकार ये नदी के जल बह रहा है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक हृदय धड़कता है जिसे दिल कहते हैं। वह भी छोटा होता है, बड़ा होता है, किसी का लंबा होता है। चाहे पृथ्वी पर रहे, चाहे जल में रहे या नभ में रहे, जो भी जीव है या जिसमें भी जीवन की परिभाषा लक्षित होती है, हमें दिखाई देती है, उन सभी के अंदर श्वास की जो प्रक्रिया है वह चलते रहती है। श्वास आती है और जाती है और श्वास के ही साथ हमारा दिल जो है वो प्रति क्षण धड़कते रहता है। और दिल धड़कने का तात्पर्य क्या है? एक नियमित और एक लयता के साथ धड़कते रहता है और उसका जो धड़कने से रक्त का प्रवाह जो होता है वो हमारे शरीर में एक नियमितता को लेकर चलते रहता है। बस जैसे सांस प्रश्वास आती जाती है, वैसे ही हमारा हृदय प्रति क्षण धड़कता रहता है और हमारे जो धमनी और शिराएं, जो विज्ञान की भाषा में कहते हैं और हमारी जो साधारण भाषा में नाड़ी कहते हैं, उन नाड़ियों में हमारा रक्त निरंतर बहते रहता है। तो वो रक्त की शुद्धि अशुद्धि जो होती है वो आकर के हमारे जिगर के अंदर, या लीवर कहते हैं जिसे, उसमें उसकी सफाई होते रहती है। तो इस प्रकार जो शरीर का क्रम भी है नित्य चलते रहता है। और सांस पर यदि हम नियंत्रण कर लें, सांस प्रश्वास पर यदि नियंत्रण कर लें, तो हमें एक लयता हो जाती है कि हम इतनी सांस या इतने धीमे या सांस रोककर इतना चल सकते हैं। मगर इस जीवन में चलने के लिए वायु के साथ साथ हमें ये जो बहने वाला जल है इसकी भी आवश्यकता होती है। मुझे ज्ञात है
दौर होगा सन 1977-78 का। उस दौरान मेरे पिताजी, जो अब दूसरे लोक के वासी हो गए हैं, इस धरा को छोड़ गए हैं, उनकी नौकरी के कारण हमें सुदूर गाँव में रहना पड़ता था, जहाँ ना बिजली थी, न पेयजल के लिए मात्र गांव में एक कुआं था, और न सड़क था, न कुछ ऐसे थे। वन विभाग की नौकरी करते थे। तो उस दौरान मैं बताऊं तो हम एक कच्चे से मकान में रहते थे, और उस दौरान का क्रम ये था कि गांव में कोई भी व्यक्ति जो पीने वाला जल है, एक बाजू से एक नदी बहती थी, उस नदी में लोग आते थे, बस बहते पानी में थोड़े से अंदर जाते थे, घुटने घुटने पानी में, और वहाँ से अपनी गुंडी, डेचकी, मटका जो भी है डुबाया और ला करके बहते हुए जल का इस्तेमाल करते थे। देखने में ये आया है। उस समय व्यक्ति विशेष की ये चिंता नहीं थी, प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था। हम गांव से यदि 1 किलोमीटर की दूरी पर चले जाते थे तो हमें सांभर, हिरणों का झुंड दिखाई देता था। कभी कभी गांव में रात में, गांव के किनारे तक के रात में सिंह की गर्जना सुनाई देती थी। इस प्रकार का जीवन था। और आज वो सिंह विलुप्त हो चुके हैं। अब तो चिड़ियाघर में ही दिखाई देते हैं, वनों में तो बिल्कुल न्यूनतम हो गए हैं। तो जीवन की ये प्रकृति की ये संरचना है और ये जीवन का क्रम है। तो मैं आपको यही बात कर रहा था कि पेयजल पर आज जो नदी में बहने वाला जल है, यह उतना विशुद्ध नहीं है, क्योंकि दूर दराज के गांव में भी हमने इस जल को विशुद्ध नहीं रहने दिया है। हमने इसमें मिलावट कर दी है, क्योंकि उस जल के साथ में हमने इसलिए मिलावट कर दी है कि हम तरह तरह के फर्टिलाइज़रों का उपयोग भूमि या मृदा और हमारी जो होने वाली उपज है उसमें हम ज़्यादा पैदावार के लिए कर रहे हैं। तो तरह तरह के रासायनिक या रसायनों का हम प्रयोग करते हैं, और उन रसायनों से क्या होता है कि भूमि में होकर के वो रसायन नदियों में पहुंच जाते हैं, और ये बड़े बड़े जो जलखंड है, ये जो जलखंड है, इन जल के खंडों में भी वह रसायन आकर मिल जाता है, और यह पानी पहले की तरह पीने योग्य नहीं रहा। पहले एकमात्र गोबर की खाद हुआ करती थी, मात्र गोबर, जिससे लोग अपने खेत में डाल करके अपने पैदावार के लिए उपयोग में लाते थे। और आज के जो समय में है ऐसा कुछ बचा नहीं है, तरह तरह के फर्टिलाइज़र है। तो उन फर्टिलाइज़रों के कारण हवा दूषित हो गई है। हवा में भी कई चीज़ उड़ाए जाते हैं, कई जलाए जाते हैं। आज नहीं कहा जा सकता कि कुछ स्थिरता है या कहीं कुछ हम पक्का मान लें किसी चीज़ को, नहीं हो सकता ऐसा। यह देखने में आया है। तो ना हमारे लिए जल में शुद्धता रही और भोजन में भी विषाक्तता हो गई है, क्योंकि आज से पहले जो भी मैंने देखे हैं अपने परिवार में भी, तो लोग शतायु होते थे, किसी प्रकार का रोग नहीं, प्रतिदिन अपने एक नियमित क्रम में जाते थे, भले ही छोटे काम धंधे करते थे, कुछ करते थे, और मृत्यु भी जो हुआ करती थी, अधिकतर प्राकृतिक मृत्यु हुआ करती थी। कोई 60 साल के पहले नहीं सोच सकता था कि किसी व्यक्ति की किसी की मृत्यु होनी है या हो जाएगी, मगर आज तो बड़ा विचित्र समय आ गया है। 18 साल, 20 साल, 25 साल के व्यक्ति को भी सुनने में आता है कि हार्ट अटैक हो गया। तो मैं आपसे भोजन की विशुद्धता की बात कर रहा था। तो भोजन उस समय अल्प मात्रा में था, कम था। यह इतिहास आपको बताएगा कि हमारे देश में तब हरित क्रांति आई थी, देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो 20 साल हुए थे। मैं सन 77 की आपसे बात कर रहा हूँ, तो 20-30 साल हुए, 40 और 30, हाँ। तो 30 साल में देश को क्या मिला? हम संभल भी नहीं पाए थे, कुछ भी नहीं था। फिर भी लोग
आनंद से जीते थे। अधिकतर लोगों के पास में उस समय में देखता था कि गांव में ये बेचने वाले आते थे, सोना चांदी बेचने वाले। तो लोग उसे कहते थे कि तुम्हारे पास खोटली रुपया है क्या, पुराना सिक्का जो सरकार ने बंद कर दिया था। मगर लोगों को तो जब रुपया बंद हो गया तो सिक्के में धातु थी, और वो धातु में चांदी और उच्च किस्म का तांबा हुआ करता था पुराने सिक्कों में। वो हमारे गांव के लोगों को ज्ञात नहीं था। तो लोग आते थे अपने बेचने के लिए, गुड़ पट्टी लेकर आते थे और गुड़ पट्टी के बदले उन सिक्कों को ले लेते थे। दोस्तों, मैंने भी अभी 5 साल पहले एक नए पैसे का, मुश्किल से 1 या 1.5 ग्राम का सिक्का होगा, सिर्फ याददाश्त के लिए, 1938 के करीब का सिक्का है, उसको मैंने 500 रुपये में क्रय किया। हो सकता था कहीं एग्जीबिशन में जाता तो वो 10, 20, 25 में भी मिल जाता था, मगर यहाँ प्राप्त हो रहा था मुझे। यदि मैं एग्जीबिशन में जाऊँ तो कब जाऊँ, और मिले तो ये थोड़ी मिलेगा, इसलिए मैंने उसे क्रय कर लिया। तो उसके बाद जब मैंने ये कहा कि ये सिक्के कहाँ गए, और आज जब मैं प्रक्रिया में देखता हूँ तो लोग सिक्कों का या इनका क्या उपयोग करते हैं, तो लोग उन सिक्कों को गलाकर उसमें से धातु निकाल ले रहे हैं। और इस प्रकार गांव के लोगों को ये नहीं कहते थे कि उसको खोटली चांदी बोल देते थे। चांदी मतलब 100% नहीं है, उसमें कुछ तांबा मिक्स था। आज आपको मालूम है कि सुहागे को मिला करके एक चरख दे दिया जाता है तो आसानी से किलो भी चांदी को एक ही दिन में शुद्ध कर लिया जाता है। मगर पहले इस प्रक्रिया को कुछ ही लोग जानते थे। तो जो लोग उस समय इन सिक्कों का व्यापार किए हैं वो लोग आज धनाढ्य हो गए हैं। और हमारा जो व्यक्ति था उसने सोचा कि इस सिक्के में कोई मूल्य नहीं है, तो उसने अपने बच्चों को छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ों में, या किसी को ऐसे चढ़ावे में जहाँ चढ़ता नहीं था तो दान पेटी में लोग क्या करते थे, जो चीज़ आज भी फटा नोट, यदि लोग मंदिर में जाते हैं कोई देख तो नहीं रहा है तो फटा नोट दान पेटी में डालते हैं। ऐसे पुराने सिक्कों को लोगों ने दान पेटी में डाल दिया, जबकि वो सिक्के उस समय के मूल्य से भी 10 गुना मूल्य उनको दे सकते थे, और आज 20 गुना 50 गुना मूल्य दे सकते थे, मगर वो सब नासमझी में चले गए। तो मैं आपको भोजन पर बात कर रहा था। तो हमारी जो जल था ये दूषित हुआ। वायु में भी आजकल कारखाने खुल गए हैं, और कारखानों में से निकलने वाली विभिन्न तरह की गैस इस वायुमंडल में मिश्रित होती है और ऊपर आसमान पर जाकर एक परत बना लेती है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के बादल के साथ उसमें मिल करके उन पानी के बूंदों में वो ज़मीन पर वर्षा करते हैं, और वही वर्षा के बूंदे को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं कि तेजाबी वर्षा हो गई है, जिससे भूमि में तेजाबी की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी जो उपज है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। तो आज भोजन भी दूषित हो गया, जल भी दूषित हो गया, वायु भी दूषित हो गया। तो इसमें जो हमारी सांसें थी, जो 100 साल तक के आसानी से चल जाती थी, वो सांसें आज 60 साल 50 साल भी स्थिर नहीं रह पाई। साथियों, समय है, दौर है, निकल जाता है। सब कुछ कहते हैं आज डिजिटलाइजेशन हो गया है। आज तो व्यक्ति को रुपयों की भी ज़रूरत नहीं है, भौतिक रुपया नहीं चाहिए। आज तो हर चीज़ का है ना, कोड और करेंसी में मूल्य हो गया है। हम प्लास्टिक मनी, एक एटीएम कार्ड, प्लास्टिक के कार्ड से करोड़ों रुपए का लेन देन कर लेते हैं। हाँ, उन रुपयों को हम निकालते हैं, हर महीने हज़ारों रुपये उसमें से निकालते हैं, आते हैं जाते हैं। प्रक्रियाएं कैसी हो गई है। आज से यदि हम हमारे राजे रजवाड़ों के युगों पर यदि इन बातों की कल्पना करें, परिकल्पना, तो कैसा लगेगा? बड़ा ही विचित्र लगेगा। पहले तो ये थे कि जेब में जिसके दाम है उसी को माना जाता था, तो लोग अपने जेब में रुपया पैसा लेकर घूमते थे, मगर वो हमसे बहुत समृद्ध हुआ करते थे। पता चला है कि गोंडवाना कालीन अभी ब्रिटेन के म्यूजियम में कुछ सिक्के रखे हैं, जो महाराजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, गढ़मंडला के सिक्के हुआ करते थे। सोने के सिक्के का तात्पर्य क्या हुआ कि उस समय जब मुद्रा थी तो किसी से भी विनिमय के माध्यम में, जैसे हम
₹10, ₹100, ₹50 का उपयोग करते हैं, वैसे ही हम उन सिक्कों के माध्यम से विनिमय कर सकते थे या करते थे। तो उस समय भी धातुओं पर पकड़ लोगों की बन चुकी थी, और उस समय में सोने के सिक्के ढालना तो आसान तो नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि स्वर्ण निर्माण नहीं बल्कि उसको पहचानना, उसको एकत्र करना, उसके मूल्य को परखना, ये क्या है, हाँ, उसका शोधन करना, तो ये सारी प्रक्रियाओं में जो वक्त लगता है और इसके बाद में उसको स्थिरता देना, तो हमारे पुराने लोग जो है उनकी मुख्य ज़रूरत थी भोजन और वस्त्र और मकान। तो आज लोग जाते हैं तो छोटे छोटे काटोजों में, तो गाँव में जो पर्णकुटीय झोपड़ियाँ रहती थी उनके नमूने के रूप में संग्रह करके लोग आज हट्स बनाते हैं और उसमें लोग जीवन गुजारते हैं, अपने भीड़ भरी चकाचौंध से दूर, और 2 दिन का समय शांति से गुजारते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जीवन में हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, या हमारे जीवन में शांति के क्षण आ गए हैं। मानस भी दूषित हुआ है, क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास माध्यम था, तो हम रेडियो के माध्यम से समाचार सुनते थे, तो सिर्फ हमारे कान का उपयोग होता था और लोग इतने तन्मयता से उस संगीत को सुनते थे कि वाह क्या बात है। और कुछ लोग जो शहरों में रहते थे वो अपने आप को इस भीड़ भाड़ की उबाऊपन से निकालने के लिए श्यामपट चित्रपट पर जा कर के कुछ देख लिया करते थे, जिन्हें हम फिल्म या सिनेमा कहते थे। दौर में परिवर्तन आया, सिनेमा घरों से फिर वीडियो आए, वीडियो से टेलीविज़न आया, टेलीविज़न से आज मोबाइल आया, और इस मोबाइल के माध्यम से मैं और आप दोनों जुड़ करके एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विचारों से जुड़ रहे हैं। तो यह युग का परिवर्तन है, और हो सकता है जाने क्या होगा। पहले फिल्म की देखने में बड़ी बड़ी पेटियां हुआ करती थी, उसमें रील चला करती थी, उसके साथ साउंड अलग से दिया जाता था, और इस प्रकार पिक्चर दिखाई जाती थी। और इस मोबाइल के एक छोटे से चिप में घंटों की फिल्म को संचित करके, और पहले एक नया पैसा रहता था, उससे भी छोटी चिप होती है, जिसमें कि आज हम कहें कि 1 TB की मेमोरी भी संग्रहित हो जाती है। तो आज ये सब कहें तो नैनो तकनीकी आ गई, यानी सूक्ष्म नैनो तकनीकी को मैं बहुत आसान से शब्दों में आपको समझाता हूँ, समझने का प्रयास करना। आज यदि मैं धातुवाद से समझाऊंगा आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आज की तारीख में 1 ग्राम सोना जो है वो 10,000 रुपये का है, और 10,000 रुपये के सोने में जितने में है 1 ग्राम सोना परिवर्तित होकर के 100 ग्राम चांदी बन जाता है। और वहीं देखूं तो वह जाकर के आगे वही 1 ग्राम सोना से 100 ग्राम चांदी हुई, 100 ग्राम चांदी या 1 ग्राम सोना वो 2 कुंटल लोहे में परिवर्तित हो जाता है। और यही 2 कुंटल लोहा आज हम देखें तो 1000 ईंटों में, या 1 टन के भार जो ईंटें हम मकान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इतने में परिवर्तन हो जाता है। और 1 ग्राम का हमारे शरीर पर क्या है, जो मैंने ये कोट पहना है उसकी 2 बटनों में का भार होगा 1 ग्राम। तो इस तरह मूल्य जो है, या धातु है, या नैनो टेक्नोलॉजी है, सूक्ष्मता से जो है वो विस्तृत की ओर माना जाता है। तो इनके साथ ही मैं आपको एक सुंदर दृश्य दिखाता हूँ। 2 पंछी है, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। इन्होंने अपने सुबह सुबह खेल करके अपने पंखों को फैला लिया है, और वहीं से एक बगुला निकल करके आके बैठ गया। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो जीवन की जो ऊहापोह से हम बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को वर्तमान में रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने जीवन की जो आपाधापी है इससे बाहर आना होगा,
और जीवन में आनंद होता नहीं है। हमें आनंद को छोटी छोटी चीज़ों में खोजना होगा। किसी को भोजन में आनंद है, किसी को सोने में आनंद है, किसी को गाने में आनंद है, किसी को कोई दृश्य देखने में आनंद है। तो सबका आनंद अलग अलग है, मगर यदि हम कुछ क्षण के लिए भी आनंदित अवस्था में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में जितनी थकान है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में, उनमें एक नयापन आ जाता है। आदमी निद्रा क्यों लेता है? यही ना कि हम पीछे कल की बातों को भूल सके और आज के लिए कुछ नया सृजन कर सके। तो सृष्टि का जो क्रम है, जन्म, विकास और मृत्यु या संहार, तो उसको एक तरह से ये कहता है कि उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 क्रम में हमारा जीवन चलता है, प्रतिदिन चलता है। कई चीज़ों के उत्पत्ति हो रही है, कई चीज़ों को पोषण हो रहा है और कई चीज़ मृत्यु को प्राप्त हो रही है, अर्थात संहार की ओर जा रही है। तो यह हमारा जीवन का क्रम है और यह आनंद ही आनंद है। जीवन को समझे तो आनंद है, क्योंकि हमारी भावनाओं के साथ हमारा जो मानस पटल होता है यह संक्रमित हो जाता है भावों से, विचारों से, और कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो हमें चाहकर भी न चाहते हुए भी उनके प्रति आकर्षित करते हैं, कुछ विकर्षित करते हैं। तो हम मान सकते हैं कि हम जो प्रभावित होते हैं वो बाहरी संक्रमण से ही होते हैं। अन्यथा एक छोटे से एक साल के बच्चे को देखें तो उसकी क्या आवश्यकता है, उसे कुछ नहीं मालूम। चुटकी बजाओ, मुस्कुराता है, हंसता है, खेलता है और हर व्यक्ति जो उसके करीब आता है उसके ऊपर अपने हाथ दे कर के ये सोचता है कि यह वो व्यक्ति मुझे खिलाए, मुझे अपनी गोद में उठाए। मगर हम इस धरती की गोद में हैं, आनंद में हैं, सारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। हमारे साथ सुंदरतम इस संसार में जीवन की अभिव्यक्तियाँ हो रही है, दुनिया आ रही है और जा रही है, और हम हर समय चलायमान क्रम में जी रहे हैं। हम इतना सब कुछ होने पर भी अपने आप को अपने आप से बांध नहीं पा रहे हैं। बस दुनिया चल रही है और हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और दुनिया निरंतर गतिशील है और इसी गतिशीलता में अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते हुए आज के लिए आपसे विदा चाहूँगा। आपने मुझे सुना, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।